हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार। आश्चर्यचकित कर देने वाली और कुछ डरा देने वाली कंडीशन है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई दुनिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो शायद आप साइबेरिया के ही किसी क्षेत्र के बारे में उत्तर दें। और अगर मैं स्पेसिफिकली कहूं तो रिकॉर्ड की बात करी जाए तो वर्खोयान साइबेरिया का एरिया है। आप पाएंगे उस क्षेत्र में वर्तमान में 38 डिग्री सेल्सियस तापमान नोटिस करा गया। मैं 38 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूं, फ़ारेनहाइट की नहीं। यह तापमान ज्यादा है, यह तापमान बहुत ज्यादा है। जब हम साइबेरिया की बात करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा दृश्य दिखाई देता होगा जहां पर हिमाच्छादन है पूरे क्षेत्र में। आज उसी रशिया के इलाके में आप पाएंगे कि लगभग 16 क्षेत्रों में 65 से ज्यादा फॉरेस्ट फायर के केस आए हैं। मैं साइबेरिया की बात कर रहा हूं, विच इज वर्ल्ड का सबसे ठंडा स्थान। इतना ही नहीं, यह क्षेत्र इतना ज्यादा अफेक्टेड है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से कि इस बात पर केवल गौर करें कि जिस एरिया के लिए कभी कहा जाता था कि यह वो क्षेत्र है जहां पर स्नो वाइट हुआ करता है, यानी कि वो क्षेत्र जहां पर स्नो का इतना ज्यादा आच्छादन है कि ऊपर से ऊंचाई से देखने पर ऐसा लगता है कि कांच की एक परत बनाई हुई है पृथ्वी पर। हम उस स्थान की बात कर रहे हैं जो कांच की परत से आग की परत की ओर बढ़ रहा है। आप यहां देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि यह उत्तरी वाला पोर्शन है और अभी रिसेंट में जहां पर आग लगी और आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी वो ओब्लास्ट एरिया है। यह साइबेरिया के थोड़े दक्षिणी भाग में आता है। परंतु मैं इवन इन क्षेत्रों की भी बात करूं तो यहां पर भी बीते समय में फॉरेस्ट फायर की घटनाएं देखने को मिली हैं। अभी तो ओब्लास्ट एरिया की बात हो रही है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि साइबेरिया के 16 क्षेत्रों में लगभग एकड़ की अगर हम बात करें तो हेक्टेयर की अगर हम बात करें तो लगभग 7200 हेक्टेयर जमीन पर आग फैली है। और इसका कारण स्पेसिफिक कुछ साइंटिफिक रीजंस हैं, चर्चा करेंगे इस बारे में भी। जरा यहां गौर करें तो आप एक बात नोटिस करेंगे, 2019 से 2022 के बीच में साइबेरिया में तक हीट वेव रजिस्टर करी गई हैं। आप सोचिए, ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज से बढ़ता हुआ तापमान जो है वो साइबेरिया में हीट वेव जनरेट करा रहा है। हीट वेव का फिनोमिना भारतीय उपमहाद्वीप जैसे क्षेत्रों के लिए है जहां पर औसत तापमान एवरेज एनुअल टेम्परेचर हाई होता है। आप पाएंगे उस स्थान पर जो तापमान है, जो टेम्परेचर है वो इतना हाई है कि यहां पर आपको हीट वेव देखने को मिल रही है। यह हैरान कर देने वाली, परेशान कर देने वाली कंडीशन है। और जैसा मैंने आपको बताया कि विश्व में सबसे ठंडा निवास स्थान जहां पर है ह्यूमंस का, वर्खोयांस का एरिया है, रूस में यह आता है और यहां पर तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है। और यह भी याद रखें कि इसके पीछे कुछ प्राकृतिक तो कुछ बड़े मानव जनित कारण हैं। आइए इन कारणों पर जरा चर्चा करें। तो इनमें से एक करंट का इशू अगर मैं आपको बताऊं तो जरा पीछे दी हुई खबर पर आप गौर करें। आप पाएंगे कि इस खबर को आज से कुछ समय पहले मैंने ही कवर करा था, जहां हमने चर्चा करी थी इस बारे में कि भाई वास्तविकता में जो अराल सागर है, इसके लिए एक शब्द कहा गया था कि ये सेंट्रल एशिया का जो है वो एक ऐसा प्लेस बन चुका है जो साइलेंट चेरनोबिल है। रीजन क्या था इसका, तो शायद आपने मेरे वीडियो में उस बात को नोटिस करा हो। हमने चर्चा भी करी थी इस स्थान के बारे में कि जो अराल सागर है, यहां से उड़ने वाली जो धूल है, आज के समय अराल सागर पूरी तरह से सूखने की कगार पर है। 90% से ज्यादा एरिया सूख चुका है, बेचारा 10% शेष है। कभी विशालकाय होने वाला आज शायद कुछ सीमित क्षेत्र तक रह गया है। अब ये जो अराल सागर है, आप इस बात को समझें कि इससे निकलने वाली डस्ट एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आसपास रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि यह श्वसन संबंधी बीमारियों से लेकर अनेकों प्रकार की बीमारियां लेकर आती है। पर बात एक यह भी है कि यहां से उड़ने वाली जो धूल है, ऐसा रिसर्चर्स का कहना है कि यह बेसिकली जब अपर एटमॉस्फेयर में पहुंचती है तब एक माइन्यूट लेयर फॉर्म करती है। इससे इवन यह भी हो सकता है कि तापमान जो है वो बढ़े या कई बार तापमान कम भी होता है, पर कम होने के लिए इसकी मात्रा बहुत ज्यादा होना जरूरी है। यानी कि जब किसी स्थान पर डस्ट
जरूरत से बहुत ज्यादा होती है अपर एटमॉस्फेयर में, तो सनलाइट को ब्लॉक करती है और नीचे हिमयुग आता है, जैसा आप ज्वालामुखी के विस्फोट में देखते हैं। परंतु जब यही जो डस्ट है ये लोअर एटमॉस्फेयर में होती है, तो ये डस्ट पार्टिकल्स जो है वो उसी तरीके से बर्ताव करते हैं जैसे एक जो है वो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज देने वाली कोई गैस हो। भाई अब आप अगर इसे कनेक्ट कर पाएं तो साइबेरिया से बहुत दूर नहीं है, बेसिकली दक्षिणी भाग में आता है। यहां से उड़ने वाली धूल का प्रभाव कहीं ना कहीं बड़े क्षेत्र पर देखने को मिल सकता है। यह एक संभावित प्रभाव है, अनेकों कारण हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एक रीजन मैं आपको बताऊं तो जो यूनाइटेड नेशंस का प्रोटोकॉल है, अगर मैं आपसे कहूं तो उसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि भाई ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आप पाएंगे, इस सर्किल में आप पाएंगे कि जो एरिया इस स्थान पर आते हैं यहां तापमान ज्यादा है और यहां पर मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये वर्षा के पैटर्न में चेंज है। अर्थात जो सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन कॉज करने वाली कंडीशन है वो ये है कि इन स्थानों पर, अर्थात गर्म स्थानों पर वर्षा का पैटर्न चेंज हो जाएगा। जहां पर हजारों साल से मानव का अधिवास है वो क्षेत्र मरुस्थलीय होगा, और जहां पर संसाधनों की कमी है, जो क्षेत्र वर्षा के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, उस स्थान पर वर्षा हो जाएगी। और उसी प्रकार से आप यहां पाएंगे कि यहां पर हिमाच्छादन तेजी से पिघलेगा। अब सोच कर देखिए कि वो जमीन जो पूरी तरह से हिमाच्छादित है, वो जमीन अगर इस प्रकार से हिम के आवरण को छोड़ेगी, इतना पानी जाएगा कहां? और जब यह हिम का आवरण हटेगा तो यहां उगने वाली जो वनस्पति है, आप सोच कर देखिए, क्या इसे प्रकृति ने प्राकृतिक तौर पर जन्म दिया है? आंसर इज नो। इस कारण ये इस स्थान पर जब ग्रो होगी तो फॉरेस्ट फायर की घटना होगी, और यही फॉरेस्ट फायर की घटना डियर आपको यहां पर दिखाई दे रही है। आप पीछे देख पाएंगे 65 जंगलों की आग, 65 ऐसे केसेस जहां फॉरेस्ट फायर हुआ बर्फीले एरिया में। मानव की गतिविधियां तेजी से प्रकृति में परिवर्तन ला रही हैं। सोचने की बात है कि इसका कोई प्राकृतिक कारण है या नहीं। तो इस पर अगर हम चर्चा करें तो यहां आप पीछे देख पाएंगे जो विंड सर्कुलेशन है, यानी कि एक सामान्य सी बात है कि क्या केवल मानव का करा जाना इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो जरा रुक जाएं। ध्यान दें कि केवल मानवीय गतिविधियां इसके लिए उत्तरदायी नहीं होती, इसके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं। जैसे जब कभी उत्तरी गोलार्ध में टेम्परेचर हाई होता है, ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, उस समय आप सहज तौर पर एक बात नोटिस करें तो आप पाएंगे कि जो आर्कटिक वाला एरिया है, इस एरिया का वो पोर्शन जो बेसिकली आपको देखने को मिलता है किस एरिया में, बेसिकली जो यूएस और कनाडा वाला एरिया है, उस क्षेत्र में यहां कंपैरेटिवली टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। और जो इसका दूसरा वाला भाग होता है, इस एरिया में आपको कंपैरेटिवली टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा दिखता है। फाइन। इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण भाई विंड सर्कुलेशन है। फाइन। अब जो विंड सर्कुलेशन एक रीजन, और दूसरा रीजन अर्थ अपने एक्सेस पे थोड़ा टिल्टेड है, तो टिल्टेड होने के कारण जो सूर्य का प्रकाश आ रहा होता है उसके पैटर्न में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब यहां आप एक बात नोटिस कर पाएंगे कि जो एक नेचुरल फिनोमिना है वो भी ये कहता है कि इस एरिया में थोड़ा जो विंड का टेम्परेचर है वो एज कंपेयर टू दिस पोर्शन थोड़ा हाई देखने को मिलता है सीजनल बेसिस पर। ओके, तो एक चीज तो परफेक्ट है कि साइबेरिया वाले पोर्शन में थोड़ा टेम्परेचर जो है वो ज्यादा नेचुरली भी दिखता है जब गर्मी आती है, पर ये थोड़ा ज्यादा है, एवरेज में कुछ थोड़ा ज्यादा, पर इसे बहुत ज्यादा और इसे फॉरेस्ट फायर तक नो डाउट ले जाने का कार्य करती मानवीय गतिविधियां ही हैं। फाइन। एक इंपॉर्टेंट साइंटिफिक न्यूज है भाई, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है, और साथ ही अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार के डायनेमिक कंसेप्ट्स आर सुपर इंपॉर्टेंट। जब आपको इनकी समझ होती है, आपको दोनों पक्ष पता होते हैं, तब आपकी जो स्ट्रेंथ है ऑफ डूइंग थिंग्स ये और भी ज्यादा शार्प हो जाती है। चलिए, यहां पर आप सभी के लिए भाई एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, याद रखिए कि स्टडी आईक्यू के जो P2I बैचेस हैं, अर्थात प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराने वाले बैचेस हैं, 7 मई यानी कि आज की डेट से इन पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आज ओरिएंटेशन सेशन था। अगर आप इन बैचेस में जुड़ना चाहते हैं तो अभी देर नहीं हुई है, आप इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। और मैं स्पष्ट तौर पर बता दूं भाई, ये स्पेशल बैचेस हैं, टारगेटेड बैचेस हैं, यूपीएससी क्लियर करने के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हैं।
इस बात पे फोकस करिएगा कि सिलेबस को एक बार कंप्लीट कराना शायद बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, पर क्रिस्टल क्लियर, रॉक सॉलिड, विथ रिविजन, विद डाउट क्लियरिंग, दीज बैचेस आर इंपॉर्टेंट। इन बैचेस में आपको SIP अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम से, याद रखें एक सिंपल वर्ड्स में मैं कहूं तो पूरे UPSC के सिलेबस को आपको दोबारा पढ़ा दिया जाता है प्री के अकॉर्डिंगली, और इवन वो डायमेंशंस जो प्री में बार बार पूछे जाते हैं, मैपिंग हो, कृषि हो, या ऐसे बहुत छोटे टॉपिक्स जो इन बिटवीन आपको कहीं देखने को मिलते हैं सिलेबस में, क्रिस्टल क्लियर, रॉक सॉलिड अलग से टॉपिक बनाकर उन्हें पढ़ाया जाता है SIP अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स के प्रोग्राम में। ये इस बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड है। ओके, साथ ही जब आप इसका पार्ट बनेंगे आपका प्री जरूर क्वालिफाई होगा, और इसका प्री क्वालिफाई हुआ तो आप जब मेंस देने जाएंगे तो आप एक और प्रोग्राम का फायदा उठाएंगे जिसे कहा जाता है मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, अर्थात स्टडी IQ अपने प्रीमाइसेस में आपको दिल्ली बुलाएगा भाई, और दिल्ली बुलाने पर आपको कोई फीस नहीं ली जाएगी, कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, आपका रहना, आपका पढ़ना, ये सारा कुछ स्टडी IQ प्रिवेल करेगा। ये दी हुई जो कॉस्ट आपको दिखाई दे रही है 27,999 आफ्टर अप्लाइंग AK लाइव कोड, इस कोड को याद कर लीजिए AKLIVE, इस AK लाइव कोड को अप्लाई करने पर ही ये कॉस्ट दिखेगी, और इसके बाद आपको कोई कॉस्ट नहीं देना है, हमारे साथ हमारे रेसिडेंशियल प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, आवासीय कार्यक्रम का फायदा उठाना है, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। ओके, इसके पश्चात इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी पैनल का हिस्सा बनिए। ये सब कुछ है इस प्रोग्राम में, मिस ना हो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी IAS एस्पिरेंट्स को इन स्मार्ट बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।